नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एक तरफ तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद सदन में बैठकर ई सिगरेट के कश भर रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस बात को लेकर रो रही हैं कि उनके वोटर कम हो गए। 58 लाख वोटर जो है उनके नाम एसआईआर के बाद कट गए हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, ई सिगरेट, ममता बनर्जी के सांसद तो कुछ भी कर सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, जरूरत पड़ने पे वो वहां पर मार काट भी कर सकते हैं। एक ने तो अपना एक बार हाथ ही तोड़ दिया था, मतलब शीशा फोड़ दिया था, जिससे उनके कल्याण बनर्जी। तो ये जो कीर्ति आजाद हैं, ये तो एक बिगड़े दिल व्यक्ति हैं। ये तो मतलब इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, अब ये किसी तरीके से ममता बनर्जी के का हाथ पकड़ के किसी तरीके से राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो उनको तो मतलब उनकी कृपा से है, कोई उन्होंने ऐसा कुछ तीर तो मारा नहीं है। तो अब ये है कि अब सिगरेट पिए चाहे जो करें, उनकी पार्टी की हालत खस्ता है। अगली बार वो नहीं आएंगे, ये भी उन्हें पता है, क्योंकि जो स्थिति अब शायद 2026 के चुनाव के बाद तृणमूल इस हालत में ही ना रहे, ममता बनर्जी इस हालत में ही ना रहेंगी कि उनको वो राज्यसभा में भी भेज पाएंगी, राज्यसभा या लोकसभा में भेज पाएंगी। मतलब दोनों सदनों में या फिर कहीं उनका कोई राजनीतिक पुनर्वास अब आगे के लिए संभावित दिखता नहीं है। दूसरी बात यही है कि अब भाई देखिए, अब उनका ममता बनर्जी के लिए की पूरी राजनीति ही जो है वो एक सिरे से खत्म होती, सिरे से एक संकट में, जिसमें उन्होंने जो एक रेत का महल अपने लिए बनाया था, वो रेत का महल खतरे में है। वो कल सबने देख ही लिया जब ड्राफ्ट सूची आई है। तो अभी तो बात 58 लाख की जा रही है, वास्तविक संख्या तो 58 लाख है नहीं, वो तो करीब करीब 2 करोड़ है, क्योंकि 2 करोड़ के फॉर्म में अभी डिस्क्रिपेंसीज हैं, शिकायतें हैं। तो ये संख्या बहुत बड़ी है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि वहां के पूरे राजनीतिक समीकरण जो है उनके, जो पिछले दशकों से पहले लेफ्ट ने, उससे पहले कांग्रेस ने, और अब ममता बनर्जी जो जिसकी काट की हांडी में जो चढ़ रहा था, जो पक रहा था, जो वो राजनीति चल रही थी, वो राजनीति अब वास्तव में खतरे में है। जिस तरीके से पलायन हुआ, जिस तरीके से वहां पर जितने बांग्लादेशी खुद से भागे, खुद से भाग भाग कर उन्होंने अपने फॉर्म जमा नहीं किए, अपने बैंक अकाउंट बंद करा के भागे, अपने घर, अपनी झुग्गियों, अपने दरवाजों में ताले लगा के भागे। तो ये सब बता रहा है कि अब ममता जी की उल्टी गिनती अब इस समय जारी है। और कीर्ति आजाद पफ लगाएं, आगे उन्हें हुक्का पीना है, सिगरेट पीना है, क्या करना है, अब वो विकल्प उनके पास सब खुले हुए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन्हीं की पार्टी कल्याण बनर्जी कैसे उस वक्त के पूर्व राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे थे, कैसे उनको इमिटेट कर रहे थे। वो भी इन्हीं की पार्टी के थे, कुछ भी कर सकते हैं। कल्याण बनर्जी ने कैसे कैसे बयान दिए थे जब अनुराग ठाकुर ने यह मामला सदन में उठाया था। इन्हीं कीर्ति आजाद ने कितने जोश से कहा था कि कौन है, बिना सबूतों के कैसे कह सकते हैं। मैं बीजेपी पर आरोप लगा सकता हूं कि वो 40% कमीशन लेते हैं, तो क्या है, सबूत कहां है। एमी एक पूर्व मंत्री ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया और आज देखिए तस्वीरें सामने आ गई, सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है। अब कुछ बोलेंगे वो, या उनकी बोलती ममता बनर्जी की तरह बंद हो गई है। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ है, तो ममता बनर्जी की तो पूरी की पूरी सियासत ही हिल गई है। इसका मतलब तो ये हुआ ममता बनर्जी कुछ बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि सब कुछ सामने है। चुनाव आयोग जिस तरीके से कर रहा है उसमें तो ये भी बात सामने आ रही है ना चंद्र प्रकाश जी की सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में ही वोट नहीं कटे, बल्कि वहां पर भी वोट कटे जब बीजेपी का गढ़ बताया जाता है पश्चिम बंगाल में। देखिए, कटेंगे तो पूरे राज्य में ही कटेंगे निश्चित रूप से, जैसे कि मतलब पूरा राज्य का विषय है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ पॉकेट्स में ही बसाए हैं जो जहां से बीजेपी जीत। और दूसरी बात यह है कि जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की अगर आप बात कर रही हैं जहां पर एसआईआर हो रहा है, वहां भी कटे हैं, वहां पर भी लाकर लोग बसाए गए थे। हाँ, ये है कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या नहीं थी कि वो चुनाव के परिणामों पर उस सीमा तक असर डाल सके। जो बिहार था वो भी, चूंकि बिहार बंगाल से सटा हुआ राज्य है, तो वहां पर वो अनुपात ज्यादा था। लेकिन बंगाल तो उस पूरे जो ये गड़बड़ झाला चल रही थी पिछले कुछ समय से, ये जो राजनीति की खिचड़ी पक रही थी, उसका एपिसेंटर तो बंगाल ही था। तो बंगाल जो है वो, वहां पर ये होना अब इस समय पूरे देश को देखने की बात है। दूसरी बात, आप जो उनकी बात कर रहे थे कीर्ति आजाद की, तो कीर्ति आजाद ने जो किया था उससे पहले जो महुआ मोइत्रा ने भाई अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर किया था, जो दुबई में उनका सांसद के तौर पर, जो उनका सांसद का प्रश्न पूछने का जो लॉगिन था वो दुबई से खुला करता था। तो उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। उनके तो जो पाप हैं तृणमूल पार्टी के और ममता बनर्जी के, उनकी तो मतलब इंटेंसिटी, उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसके सामने सिगरेट पीना तो बड़ा मामूली बच्चों वाला अपराध है।
और अब उसके लिए उसकी तो क्या कहा जाए, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सिगरेट पिए, हुक्का पिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो 2 करोड़ संख्या बताई जा रही है वोटरों की, जिनमें से बहुत सारे भाग गए, बहुत सारे फर्जी हैं, बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट में थे। तो इससे ममता बनर्जी तो की बात ही सच हो रही है ना सर। खुद ही ममता बनर्जी ने एक वक्त में लोकसभा में चिल्ला-चिल्ला कर कहा था, कागज़ उठा-उठा के कहा था कि देखिए, वाम दल इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि उनके फर्जी वोटर हैं, बाहर से घुसपैठिए आते हैं, उनको वोट करते हैं। तब भी ममता बनर्जी चाहती थी कि ये गिनती की जाए। तो आज तो ममता बनर्जी की बात पर ही मोहर लगी। दशकों पहले भले उन्होंने ये बात कही हो। बिल्कुल ममता बनर्जी का ही सपना पूरा होगा अंततः। देखिए, इसमें एक चीज हमें समझना चाहिए कि जो ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक आधार रहा है, जो पूरा उनका वोटर आधार रहा है, वो तो वही रहा है ना जो पहले कांग्रेस ने बनाया, बाद में वामपंथ ने जो फसल काटी, और फिर उसके बाद ममता ने 2005 के बाद उस पर अपनी राजनीति का पूरा महल खड़ा किया। लेकिन उसका उनका जो पूरा ये इस दौरान धीरे धीरे अलग अलग वोटरों का आना तो 1971 से ही जारी था। 1971 से ही पहले युद्ध के समय बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ, समय समय पे बाद में भी हुआ। लेकिन जो अब संस्थागत रूप से ये पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से ये कार्य चल रहा था, और ममता बनर्जी ने तो उसको एक राज्य प्रायोजित कार्य में बदल दिया, जिसमें उनका पूरा स्टेट मशीनरी जो थी, तृणमूल कांग्रेस का जो पूरा एक स्टेट यूनिट था, वो यही काम करता था। वो एक एक का रजिस्टर में नाम लिखना, उनका कहां पर उनको किस सीट में, किस चुनाव क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर उनके लोगों को, उनके कैंडिडेट को जीतने के लिए 10,000 वोट चाहिए, तो 10,000 वोटरों को वहां पर पहुंचाना, वहां स्थापित कराना उस विधानसभा क्षेत्र में, ये जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस का एक पूरा स्थानीय तंत्र करता था। अब वो अचानक से ये जब ये आया, और इसमें देखिए ममता बनर्जी जैसे कहते हैं ना कि जो ज्यादा सयाना होता है वो अपनी ही बातों में फंसकर अपने आप को अपनी मुश्किल करता है। तो ममता बनर्जी ने जो ये आया, उन्होंने कहा एनआरसी हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। और एनआरसी एक ऐसा खौवा है कि वो सुनने के साथ ही पूरा वो जो घुसपैठिया वर्ग था, उन्होंने कहा अब हमको कोई नहीं बचा पाएगा। एनआरसी सुनते सुनते सुनने, एनआरसी आ रहा है, एनआरसी आ रहा है। भाई एनआरसी तो नहीं आ रहा था, आपको तो बस फॉर्म भरना था। लेकिन वो भगदड़ मची। अब उसमें क्या होता है कि इन सबके जो है बैंक अकाउंट है, तो अगर एनआरसी में आप पकड़े गए तो आपका बैंक अकाउंट में जो भी 1,500 या 10,000, 20,000, 40,000 जो भी लाख 2 लाख पड़ा हुआ है, वो सब तुरंत फ्रीज हो जाएगा, आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई मेरी जो आज की पूंजी है ये बची रहे, ये ना कहीं जाए, ये कहीं फंस ना जाए। तो उन्होंने सबसे फटाफट बैंक अकाउंट, बैंकों में लाइन लग लग के उन्होंने अपने बैंक अकाउंट बंद कराए। फिर उसके बाद उन्होंने भागना शुरू किया कि भाई हमारा तो हम चल के वहां रहेंगे, यहाँ डिटेंशन सेंटर में बंद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ममता ने तो वक्फ भी लागू करा दिया, ममता ने तो सीए भी नोटिफाई कर दिया, अब हमारा ममता बनर्जी हमको नहीं बचाएंगे। तो कुल मिलाकर जब उन्होंने ग्राउंड पर ये होता हुआ देखा तो एक पैनिक मची और वो वहां से भागना शुरू हुआ। आज बंगाल में आप किसी भी स्थानीय स्तर पर बात करें किसी से, तो आपको बताएं डेमोग्राफी में जो बदलाव है वो विजिबल है, आंखों से दिखाई दे रहा है। अचानक से वो काली जो पोस्ट ऑफिस काला ब्लैक, वो संख्या बहुत कम हो गई है। बहुत बड़ी संख्या में आपको बाहर के एलियन किस्म के लोग अब कम दिख रहे हैं। कई जगहों पर सड़क पर होने वाली जो नियमित अजानें थी, जो अभी शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को मैंने बात की थी और मुझे ये बताया गया था कि इस बार बहुत सारे इलाकों में सड़क पे नमाज नहीं हुई है। इसी तरीके से कई और भी जो इस तरीके के सिम्टम थे, कई तरह के लक्षण, जो अभी दिनाजपुर में जो एक मंदिर का जो एक विषय चल रहा है, उसको भी अगर आप इसमें जोड़ लें तो ये बहुत सारे जो विषय हैं आप इनको देखें तो बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी फिलहाल सामने बहुत स्पष्ट रूप से लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डर भी है कि यार हमने पहले भी आशा की थी कई बार, पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी विजिबल हैं। तो अचानक से ये जो भागना था, जो बॉर्डर पे पहुंच के और कूद फांद कर और ऊपर से उसमें भी कोड़ में खाज ये हुआ कि बांग्लादेश की जो रेंजर्स थे, जो वो बांग्लादेश की जो पुलिस है वहां की, वो इनको वापस ले भी रही थी, वो इनको रिसीव भी कर रही थी, ये जा भी रहे थे। एक दो एक्सेप्शन, मतलब एक ले देकर क्या हुआ, एक वही सोनाली सरकार का एक नाम आता है कि भाई गलत जिनको भेज दिया गया, अब वो भी गलत अभी स्थापित नहीं है, अभी उसकी भी जांच जारी है। लेकिन 100% और ये संख्या जो जितने भी ये फॉर्म नहीं आए, जितने भी ये बड़ी संख्या में लापता है, ये सब कौन है? ये संख्या लाखों में हो सकती है। अभी इसका तो सही अनुमान तो अभी तब आएगा जब पूरी ड्राफ्ट लिस्ट पूरी अंतिम रूप में, जो 14 फरवरी के आसपास कहा जा रहा है कि आएगी इस सूची, तब पता चलेगा। लेकिन बंगाल में इस दौरान जो हुआ है वो निश्चित रूप से कुछ बड़ा है, कुछ फेनोमिनल है, और वो परिणाम अब धीरे धीरे सामने आएगा और उसका पूरी परिणति 2026 के विधानसभा चुनाव में हम सब आप सब देखेंगे।
ममता बनर्जी क्या इस बात से भी डर गई कि उन्हीं की पार्टी का विधायक हुमायूं कबीर जिस तरह से बाबरी मस्जिद वाला मामला लेकर बैठ गया है, अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की बातें हो रही हैं, तो ममता बनर्जी को तो उनकी पार्टी के लोगों ने धोखा दे दिया ना एक तरह से। वो जो वोट बैंक ममता बनर्जी का था वो तो पहले ही छिन भिन हो गया है। देखिए, पोलराइजेशन जो है हो रहा है जो इस रूप में, पोलराइजेशन जो होता है हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं लाभ करता है दो पार्टी के सिस्टम में। तो दूसरी पार्टी के लिए ये पोलराइजेशन, यानी भाजपा के लिए ये पोलराइजेशन ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो कर रहा है बाबरी मस्जिद बना रहा है, एक तो वो है। दूसरा जो है इसमें देखिए, फुरफुरा शरीफ वाले जो एक मौलाना है, उन्होंने, अब मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि उसका लेफ्ट जो है वामपंथ, चूंकि वामपंथ तो खत्म है, बंगाल में कहीं नहीं है वामपंथ इस समय, सबसे दुर्गति उसी की है। लेकिन अगर बाई चांस अगर वो उनका किसी तरह का किसी रूप में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अगर वो लेफ्ट कुछ प्रतिशत मुसलमान वोट काटने में सफल होता है, जो वहां का वोटर है उसकी बात अभी मैं कर रहा हूँ, घुसपैठियों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर ममता के लिए चौतरफा, जब कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है, तो जिस ध्रुवीकरण और ये हुमायूं कबीर की आप बात कर रही हैं, ये सब इसके कई और पहलू हैं। और ये ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं ये भी ममता के अगेंस्ट जा रहा है। ममता को कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदू भी देख रहा है कि ये क्या राजनीति है। ये जो 58 लाख की बात कल सब लोगों ने बात की कि 58 लाख जो है करीब करीब नाम कट गए, ठीक है। वो 58 लाख तो इसलिए कट गए क्योंकि उसमें कुछ मृतक थे, कुछ जो थे वो जिनका मल्टीपल नेम होता है, और कुछ जो थे वो वहां से शिफ्ट हो गए उस आधार पर। ये तो एकदम सीधा सीधा हिसाब था 58 लाख। मतलब बिहार का जो पूरा आंकड़ा था वो एक बार में ही पहली लिस्ट में ही उनका आ गया। मतलब बिहार में कुल मिलाकर करीब करीब इसी संख्या के बराबर कटे थे। अब ये देखिए ये संख्या कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब आते हैं करीब करीब 1.9 करोड़, मतलब 1,90,00,000 लोग जिनके फॉर्म में कोई डिस्क्रिपेंसी है, जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2003 के SIR से कुछ भी अपना मतलब कोरिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया है। मतलब फॉर्म तो भर के दे दिया, सब कुछ सही भरा, लेकिन 2003 में आप कहाँ हो ये इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो अब ये इन सबको नोटिस जारी होंगे, ये 2 करोड़ 1 करोड़ मतलब 1,90,00,000 लोगों को, इन सबसे अलग अलग सवाल जवाब होगा। और अब जो है इनमें से अब कितने कटेंगे, अगर हम मान लें, मोटा मोटी मान लें कि करीब करीब 50%, अब मुझे नहीं मालूम कि क्या संख्या होगी, ये 2 करोड़ होंगे, लेकिन अगर इन 2 करोड़ में 1 करोड़ लोग अपना फॉर्म, भाई अगर अभी वो फॉर्म नहीं भर पाए तो आगे क्या भर लेंगे, आगे वो कौन सा ऐसा सबूत लाएंगे, निश्चित रूप से उनके लिए आगे भी समस्या होगी। तो मान लेते हैं ये 1 करोड़ लोग जो है अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे, 1 करोड़ नहीं कर पाएंगे, तो वो ये 58 लाख 1 करोड़ वो लगभग 1.5 करोड़ हम मान के चलें कि वोटर जो है वो बंगाल के वोटर लिस्ट से हट जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई पिछले 2 चुनाव जो है, एक विधानसभा चुनाव पकड़ लीजिए बंगाल का 2021 का, उसमें दोनों पार्टियों के जो वोट का अंतर था वो लगभग 56 लाख का था, 56 या 60 लाख मान लेते हैं, 60 लाख का अंतर था। कांग्रेस ने कितने वोट पाए और तृणमूल ने कितने वोट, सॉरी कांग्रेस कह रहा हूं मैं, तृणमूल ने कितने वोट पाए और भाजपा ने कितने वोट पाए। तृणमूल और भाजपा के वोटों का अंतर 2021 में 60 लाख था। अब उनकी सीटें बहुत ज्यादा थी, ठीक है, वो चुनाव ऐसे ही होता है, तो सीटें बहुत ज्यादा थी भाजपा की, उसकी तुलना में सीटें कम थी। जब लोकसभा चुनाव 2024 में होता है तो ये अंतर करीब करीब 40-45 लाख के बीच का है। तो अब आप देखिए कि ये अंतर तो सीधे सीधे, और ये जो वोटर हट रहा है, ये वोटर कौन है, कहां से आया हुआ है, यही तो ममता बनर्जी का वोटर है। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति का आधार यही वोटर है। तो अगर ये वोटर बांग्लादेश चला गया, या अगर ये वोटर वोट नहीं डाल पाएगा, तो क्या परिणाम होगा, आज आप बैठे बैठे आराम से सहज बुद्धि से लगा सकते हैं कि भाई अंततः चुनाव 2026 में क्या होने वाला है, और कीर्ति आजाद अब आगे क्या पिएंगे, ये भी इससे पता चल जाता है, इस आंकड़े से। लेकिन आप ये सोचिए कि ममता बनर्जी को डर तो सता रहा है कि 2026 में उनकी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन इसके बावजूद वो राहुल गांधी के साथ वोट चोरी के मुद्दे पर खड़ी नहीं है, SIR के खिलाफ भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, ममता बनर्जी प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है, वो लड़ती हैं, वो इस तरीके से, ये तो उनकी विशेषता है, यही तो उनकी खूबी है कि भाई वो लड़ती हैं, वो लड़ रही हैं, आज भी लड़ रही हैं, आज भी अपने प्रयास उनके खत्म हुए हों, आगे वो पोलिंग बूथ पे धांधली नहीं करेंगी, ऐसा संभव नहीं है। वो सब अपनी अंत तक वो हर वो काम करेंगी जो वो कर सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तो मतलब ममता बनर्जी की स्टाइल से मैच ही नहीं करता ना। मतलब एक तरह का षड्यंत्र करना, एक अनावश्यक किस्म के आरोप लगाना जिसको आप खुद ही सब्सटेंशिएट ना कर पाओ, ममता बनर्जी भी वही कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो है
उनका तरीका अलग है। ममता बनर्जी ज्यादा आक्रामक है, राहुल गांधी उसी काम को जो है वो मूर्खों की तरह कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्यों खड़ा होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अंततः उनको पता है कि राहुल गांधी के साथ खड़ा होकर किसी का लाभ नहीं हुआ। इस बात को अभी तेजस्वी और अखिलेश भले ना समझ रहे हो, लेकिन ममता बनर्जी ने आज से 5 साल पहले ही इस बात को समझ लिया था कि उनके साथ खड़े होकर उनका ही नुकसान होगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी वो राजनेता जिन्होंने बहुत पहले मुंबई में, जिस वक्त वहां महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की सरकार थी, कह दिया था कि राहुल गांधी तो एक नॉन सीरियस राजनेता तो है, लेकिन वो तो ज्यादातर टूरिस्ट है, वो तो बाहर ही घूमते रहते, विदेशी जाते रहते, उनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। ये उस वक्त की बात है जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार थी, और आज राहुल गांधी वही तो कर रहे हैं, पहुंच गए जर्मनी। नहीं, जर्मनी पहुंच गया। और सोचिए कि उन्होंने जो कुछ समय पहले कहा था कि वो कार क्यों 3000 किलो की होती है, बाइक 100 किलो की होती है, तो मैंने देखा कि वो BMW की फैक्ट्री में गए हैं देखने के लिए कि कार 3000 किलो की क्यों होती है। अब सोचिए कि कहाँ चल रहा है, कहाँ देश कहाँ चल रहा है, और राहुल गांधी BMW का वजन नापने में लगे हुए हैं। आके फिर वो कुछ ऐसा ही ज्ञान देंगे वहां पर। वहां हो सकता है वहां के ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को वो बताएं कि कैसे कार बननी चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो बता चुके हैं कि जुपिटर की के लिए कैसे तक अपने रॉकेट को पहुंचाने के लिए कैसे एस्केप वेलोसिटी की जरूरत कितनी होगी। तो राहुल गांधी तो सभी ज्ञान, सभी विधाओं के धुरंधर हैं। असली धुरंधर तो हमारे देश के राहुल गांधी ही, तो वहां पे कुछ करेंगे, देखते हैं उनको क्या कहा जाए। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, बड़ा अजीब इत्तेफाक है, या तो राहुल गांधी पीएम मोदी के दौरे से पहले विदेश जाते हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल साथ साथ हैं। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर, जॉर्डन में थे, ओमान पहुंचे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी भी साथ साथ जर्मनी के दौरे पर हैं 5 दिन के। तो अजीब इत्तेफाक नहीं इस बार? क्या कोई टूल किट जर्मनी से आएगा इस बार? देखिए, उनके मास्टर्स जहां बैठे हुए वो पूरी दुनिया जानती है, वो है अमेरिका, वो है ग्लोबल लेफ्ट। और ग्लोबल लेफ्ट का एक सेंटर जो है वो जर्मनी भी है, जिसको हालांकि वहां से भागे रहते हैं, लेकिन जर्मनी उनका एक प्रमुख केंद्र है जिसको फ्रैंकफर्ट स्कूल बोलते हैं। और ये एक राहुल गांधी के जो, ये तो ग्लोबल सिटीजन्स है ना, इनके लिए देशों की सीमाओं में थोड़ी बंधे हैं कि हम भारत में हैं, भारत से निकल के हम किसी दूसरे देश में जाते हैं और हम वहां के नियम कानून को हम मानते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये वो देश है। राहुल गांधी और इस तरीके का जो पूरा एक वर्ग है जो दुनिया में, ये ग्लोबल सिटीजन है। इनके जो काम चलते हैं, इनके जो गेम चलते हैं, वो देशों की सीमाओं से परे हैं। ये अपने देश को भी नहीं मानते, ये अन्य स्थानों को भी नहीं मानते, ये किसी नियम कानून से परे हैं। तो राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री से मैच कराने की ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि प्रधानमंत्री से मैच कराकर जाना या प्रधानमंत्री के साथ ही जाना। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो जब गए तो वहां से कुछ ना कुछ वही कहते हैं कि मतलब की जो षड्यंत्रकारी अपने अंदर से है, जो यहाँ बैठकर वही करता रहा है, जो कभी भी शांत नहीं बैठा पिछले वर्षों में, कोई भी उसने कंस्ट्रक्टिव, कोई भी रचनात्मक बात नहीं कही, वो कैसे जाकर वहां एक सामान्य टूरिस्ट बनेगा? वहां पर भी वो षड्यंत्र करेगा। वहां BMW में उनकी रुचि नहीं होगी। BMW तो कैमरे, हमको फोटो देखने को मिली है, दिखने, ताकि भारत में लगे कि भाई राहुल गांधी एक बड़े कुछ इंजीनियर टाइप के व्यक्ति हैं। उनके परिवार में आज तक कोई जो है वो ग्रेजुएट तक नहीं हुआ। इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनकी माताजी पढ़ती थी, और उनकी माताजी का जब ब्याह हुआ था तो वो सीधे पहुंच गई थी, शादी होने के बाद जब भारत आई थी ब्याह करके, तो वो पहुंच गई थी इसरो में, इसरो के लैब को देखने के लिए। तो जो महिला कभी हाई स्कूल का एग्जाम नहीं पास की, उसको भारत के स्पेस प्रोग्राम में रुचि थी। तो वैसे राहुल गांधी को भी इंटेलेक्चुअल दिखना है। अब उसमें सोनिया गांधी का कारण कुछ और हो सकता है, सोनिया गांधी तो बहुत ही अलग तरह की व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो ये भी तो सिद्ध करना है ना कि वो पप्पू नहीं है। तो पप्पू नहीं है, तो इसके लिए उनको इस तरीके के काम करने पड़ते होंगे। अगर वापस SIR के मुद्दे पर लौटें तो अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए थे उत्तर प्रदेश में, 4 करोड़ नाम कट गए हैं। ये नाम जो कटे हैं इनमें से ज्यादातर हमारे वोटर हैं, तो ये नाम जुड़वाए जाएं वोटर लिस्ट में। कैसे ये हो गया? जिसके बाद अखिलेश यादव ने एकदम से हमला बोल दिया था और कहा था कि इसका मतलब ये है कि 2027 में PDA जीत जाएगा, और आज से ही योगी जी को अपनी हार दिखने लग गई, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपके हिसाब से स्टेटमेंट को कैसे आंकलन किया जाए इसका? आपने पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव की बेताबी देखी होगी कि अगर योगी जी कुछ भी बोलते हैं, उनके मुंह से कुछ भी निकलता है, तो अखिलेश यादव का बयान ये होता है कि इससे मतलब कि वो डर गए हैं, वो जीत हार रहे हैं।
और उसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सिर पैर नहीं होता। वो तुरंत अपना वहां पे एक पीडीए घुसाते हैं, उसके साथ ही बताते हैं कि ये डर गए हैं और हम जीत रहे हैं। ये तीन उनको किसी उनके स्पीच राइटर ने ये लिख कर दे दिया है कि यही आपको बोलना है, चाहे कुछ भी हो, प्रतिक्रिया में उत्तर स्टैंडर्ड यही है। लेकिन जो योगी जी ने बोला था वो क्या था? योगी जी ने जो बोला था वो बिल्कुल कुछ अलग संदर्भ में था। देखिए, उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, एक बड़ी समस्या है जो भाजपा का वोटर है, वो एक उदासीन वोटर होता है। वो चाहता सब कुछ है, सड़क चाहता है, बिजली चाहता है, लेकिन वोट नहीं देना चाहता है। वो वोट देने में उसको, और वोट देना तो छोड़ दीजिए, वो वोट बनवाने भी नहीं जाना चाहता है। कोई आकर बना दे, उसके मुंह में कौर बनाकर खिला दे, तो हो सकता है वो कहे कि भाई मेरा जबड़ा भी चला दो, ऊपर नीचे से दबा दो, कि मेरे पेट में खाना चला जाए, अन्न चला जाए। तो कोई लोगों ने फॉर्म लिए और फॉर्म भर कर वापस बीएलओ को नहीं दिया, बीएलओ को नहीं दिया। किसी तरह लोग भागते रहते हैं, लोगों को लगता है कि हम क्यों करें, हमारा नाम कैसे कट जाएगा। तो एक मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो। ये सिर्फ ये राजनीतिक दलों और सरकार का ही कार्य नहीं है, बल्कि आपका भी कार्य है, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो उनको लगता है कि भाई अच्छा, वो दूसरी तरफ है, वो बांग्लादेशी वोटर जो आधार भी लेके बैठे हुए हैं, जिनकी शादियां भी रजिस्टर हो रही हैं, जिनकी सब कुछ रजिस्टर हो रहे हैं, जो राशन कार्ड भी लेके बैठे हुए हैं, और वो तुरंत फॉर्म लगा के और सारे 5-5 सर्टिफिकेट लगा के जमा कर रहे थे। लेकिन हम बहुत बड़ा एक उत्तर प्रदेश में वोटर वर्ग था जो अपने फॉर्म पर साइन करके देने को तैयार नहीं था, क्योंकि आपको कोई कागज नहीं लगाना था। उन्होंने कहा भाई आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए और ये बता दीजिए बस कि 2003 में आपके पिताजी कहाँ रहते थे, हम खोज लेंगे। मतलब मेरा खुद का अनुभव है कि यहाँ नोएडा में मैंने देखा कि जो हमारी बीएलओ थी यहाँ पे, वो एक मतलब एक मिडिल एज महिला जो स्कूल टीचर थी, वो बता रही है कि लोग फॉर्म देने को तैयार नहीं है। मैं जा जाकर लोगों के घर में फॉर्म लेने जाती हूँ तो वो कह देते आज नहीं कल आइयो। करना क्या, आपको साइन करना है, साइन नहीं करना आता अंगूठा लगा दो। उनको कह रहा मैं मेहनत करूंगी, मैं ढूंढ लूंगी कि भाई आप कहाँ थे 2003 में, लेकिन वो उतना करके नहीं को भी तैयार नहीं है। तो योगी जी ने जो बोला था वो ये बोला था कि बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि तब जब योगी जी का ये बयान आया था तब ये ड्राफ्ट सूची अभी आई नहीं थी, उन्होंने कहा बड़ी संख्या में अभी लोगों ने फॉर्म ही नहीं लौटाए हैं। तो पूरे भाजपा के तंत्र को उन्होंने, संघ भाजपा सबको एक्टिवेट किया था कि भाई उन सबके फॉर्म भरवा कर लीजिए, ताकि पता चले कि बाद में वोट कट जाएगा तो ये लोग, यही लोग विलाप करेंगे, यही लोग रोना शुरू करेंगे। तो इसलिए वो उसके लिए संदर्भ में वो बयान था। लेकिन हमारे अखिलेश यादव को तो इस समय कोई भी कुछ भी बोलेगा, उन्होंने गाय का निबंध रट लिया है। गाय के 4 पांव होते हैं, गाय की सींग होती है, गाय दूध देती है, वो वही बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई, उनको नहीं मालूम कि योगी जी ने जो बोला था उसके कारण उनकी हार तय होगी। क्योंकि सवाल ये उठाया गया कि योगी जी को कैसे पता कि 80 से 90% वोटर उनके जिनके नाम कटे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा था अखिलेश की तरफ से। हाँ नहीं, क्योंकि इसलिए पता है क्योंकि सामान्य जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग जो हमारा वोटर होता है वो नौकरी चाकरी में व्यस्त रहता है, उसको थोड़ी ही कहीं डेमोग्राफिक चेंज कराना है। एक सामान्य जो मध्य वर्गीय हिंदू वोटर है वो, उसको कहीं जनसांख्यिकी परिवर्तन थोड़ी कराना है। वो तो अपना परिवार पाल रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको अपने रोजमर्रा के कामों में फर्क है। उसको फॉर्म भरने में 10 तरह की सिग्नेचर करेगा तो उसको हिचकिचाहट होगी। गांव में लोग डरते हैं कि साइन कर दिया तो हमारी जमीन ना लिख ले जाए कोई। तो अब तो उस चीज को उन्होंने, कि लोगों को समझाना भी तो पड़ता है ना, एक एक व्यक्ति को, कि भैया अपना फॉर्म भरो और इनको जमा करो। तो वो, और उसका परिणाम ये निकाल लेना अखिलेश यादव की, तो मतलब अब क्या कहें। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के वक्तव्य दिए हैं, अगर आप उनको सुने तो उनका डेस्परेशन पता चलता है, उनका ये पता चलता है कि वो किस हद तक डरे हुए हैं। ममता बनर्जी तो ठीक है, ममता बनर्जी एक, ये जितना कुछ हो रहा है जो उत्तर दिल्ली से अगर आप जोड़े, दिल्ली से पीछे से भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए दिल्ली से जोड़ते हैं कि दिल्ली से जो केजरीवाल के साथ हुआ, जो बिहार में तेजस्वी के साथ हुआ, वही जो है करीब करीब सब जानते हैं कि अब क्या होने वाला है 2026 में, और वही होगा 2027 में। कहीं कोई ये एक तरह का क्रमबद्ध विकास है जो, और उसको वो देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं। उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से समझे, वो क्या कह रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके कहे का मतलब क्या है वो अगर हम समझें तो समझ में आता है। जो एक बिटवीन द लाइंस कहते हैं, तो वो कोई सब्सटेंस की बात नहीं कह रहे हैं। वो कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है, वो योगी जी कह रहे हैं कि वो लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किए तो हमारे वोटर भी फॉर्म जमा करें बढ़ चढ़ कर। अभी तो ये बात है ना, अभी कहाँ आ गया कि आपके जीत हार का फैसला अभी कहाँ हुआ। अभी तो चुनाव भी नहीं पड़ा है, वोट भी नहीं पड़ा है, और 2 साल बाकी हैं। तो लेकिन अगर उनको अभी भी जीत सपने में आ रही है तो जीत सपने में ही आती रहेगी। ऐसे ही जीत सपने में अखिलेश, उनके मतलब यूपी के जो दूसरे लड़के हैं राहुल गांधी, उनके भी आती रही थी, और आते आते सोचिए जर्मनी पहुंच गए। बिल्कुल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब देख सकते हैं।
और वो सपने कितने पूरे होते हैं, यह हकीकत सबको पता है। लेकिन आप ये देखिए कि एसआईआर की बात राहुल गांधी करते रहे, वोटर लिस्ट की बात करते रहे, लेकिन उनकी धज्जियां तो उनके वो जो सहयोगी दल है उन्होंने उड़ाई ना। सुप्रिया सुले ने सदन में अंदर खड़े होकर क्या कहा कि मैं तो ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती, वोट चोरी की बात नहीं कर सकती, क्योंकि 3-4 बार तो मैं ही ईवीएम से जीत कर आई हूं, तो मेरे चुनाव में सबसे बड़ा योगदान ईवीएम का है। तो फिर जब उनकी, और फिर आप सोचिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला ने भी तो ये कहा कि हमारा मुद्दा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा होगा, हमारे यहाँ तो बड़े फेयर इलेक्शंस हुए हैं। तो अलग थलग तो पड़ी गई ना कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन देखिए दोनों भाई बहन ने एक जैसी भाषा में किस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों के नाम लिए रामलीला मैदान में जो रैली की उसमें, और फिर से मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए और कहा कि इनको देख लीजिए, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही कहीं भी छुप जाए, सीधे सीधे धमकाया। देखिए, जो धमकी दी थी वो तो खैर अद्भुत थी, वो तो शर्मनाक थी, और क्या कहे, भारत की राजनीति में न भूतो न भविष्यति, आगे भी ना हो, अच्छा हो। लेकिन ठीक है, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, और वो फड़फड़ा रहा है तो उसको फड़फड़ाने देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जो मतलब इस पूरे मतलब जो विपक्षी जो गठबंधन है उनमें जो दूरी बनाने की जो बात आपका है, जो कि किस तरीके से, देखिए सब एक गंभीर राजनीति कर रहे हैं, कोई इसमें मस्खरा नहीं है। चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने उनको एड्रेस कर रहे हैं। सुप्रिया सुले की अपनी राजनीति बहुत व्यावहारिक राजनीति है, उनको पता है कि हमारा स्ट्रांग होल्ड रहा है, हम जिन सीटों पर जीतते रहे वहां हम ही जीतते रहे और कोई नहीं जीतता रहा है। तो अगर हम ही जीतते रहे हैं तो इसी पॉलिटिकल सिस्टम से जीतते रहे, उन्हीं लोगों से जीतते रहते हैं, उन्हीं ईवीएम से जीतते रह रहे हैं। वो ईवीएम हमारे द्वारा उनके सुप्रिया सुले या शरद पवार वहां लाकर ईवीएम इंस्टॉल नहीं करते। वो ईवीएम जो है एक रैंडम विधि से आता है, जो कोई भी कहीं भी हो सकता था, वो वहां पे आके रख दिया जाता है और उसमें वोट होता है। तो जब उसमें कोई धांधली, वो फिर भी चुनाव जीत रही है, तो वो क्यों संदेह करेंगी? देखिए, बेसिकली समस्या क्या है कि उनके सामने उनको अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना, उनके सामने उतनी डेस्परेट नीड नहीं है अपनी हार को जस्टिफाई करने की। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, स्टालिन, इस तरीके की जो पूरी डायनेस्टी है, इनके आगे अपनी हार को, कि भाई मेरे कारण नहीं हारे, मैं तो ठीक हूं, बस हार जो है वो किसी और कारण हुई है, तो उनके सामने बड़ी ही मतलब एक ऐसी आवश्यकता है अपने आप को जस्टिफाई करने की, अपने को ये कहने की कि भाई मैं ही नेता हूं और मेरे कारण ये कुछ, हमारा सत्यानाश हमारे कारण नहीं हुआ है। तो उस स्थिति के लिए वो उनको ये बचाव करना है, इसलिए वो कर रहे हैं, और उनको करने, बाकी जिसको भी है, जिसको इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपना अलग स्टैंड ले रहा है। और यही तो विरोधाभास इनका, इस पूरे तथाकथित इंडी गठबंधन, इनको कह लें या जो कह लें, यही विरोधाभास तो इनको ले डुबा रहा, जब ये खत्म होने को है लगभग। सुप्रिया सुले ने अभी अपने सारे सांसदों के साथ मुलाकात की थी अमित शाह जी से, उसके बाद ये कयास लगने लग गए कि शायद वो अपना पूरा कुनबा लेकर आने वाली हैं बीजेपी में या एनडीए में। आप कैसे देखते हैं उस मुलाकात को? देखिए, खोने को राजनीति में तो हमने देखा है कि कैसे उन्हीं के भतीजे, मतलब उनके चचेरे भाई आ जाते हैं। तब तो किसी ने आशा नहीं की थी कि अजित पवार जो है, जिनको लेकर भाजपा इतनी आक्रामक थी, वो आ गए और धुल गए। तो देखिए, राजनीति की अपनी कंपल्शन होती है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स सबको दिख रहा है कि इंडी गठबंधन उस खेमे में रहकर आप कितने दिन तक करोगे, जो आपका जिस भाई आपका कहीं ना कहीं आप राज्य में कितने नंबर की, तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गए हो। तीसरे चौथे नंबर की पार्टी रहकर आपकी ये जो बार्गेनिंग पावर है, 2014 से पहले आपके पिताजी मंत्री हुआ करते थे, जो चाहते थे करते थे। तो आपकी राजनीति तब तक थी जब तक आपके हाथ में सत्ता थी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके 5 विधायक या 5 सांसद जीत जाते हैं तो आपकी सत्ता है, वो तो आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हो। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि इनके अपने धंधे भी तो बहुत विशाल है ना, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो आप जो कह रही हैं और जो संकेत आपका है, वो असंभव तो नहीं है। खासतौर से भारतीय राजनीति में किसी चीज को असंभव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा इसके पीछे के अब फिर बात आती है कि फिर क्या भाजपा की आवश्यकता है? हो सकता है कि उन्होंने अपना बायोडाटा जमा किया हो, लेकिन नौकरी देने वाले को भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई उसके पास वो पद रिक्त है कि नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि अभी रिक्त है, क्योंकि अगर फिर भी अगर कोई लार्जर कोलिशन जो उनको दिख रहा हो, जो हमें नहीं दिख रहा हो, या फिर किसी तरह का फ्लोर कोऑर्डिनेशन की बात हो, किसी तरह का कोई और राजनीतिक, क्योंकि अब शरद पवार की राजनीति कितने दिनों की है आप भी समझ रही हैं। तो और वो उस आखिरी लड़ाई जो 2024 में हमने देखा महाराष्ट्र में, जो कहा गया कि शरद पवार बनाम अमित शाह है, वो
इन दो स्टालवार्ड्स के बीच में, दो राजनीति के चाणक्यों की राजनीति की लड़ाई है, उसमें हरा दिया उन्होंने। मतलब अमित, आज वो एक पराजित व्यक्ति हैं शरद पवार, कि उनके पूरे गठबंधन का कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। तो अगर वो अपनी चूंकि उनकी सारी चिंता अपनी बेटी का करियर बनाने में है, अपनी बेटी का आगे भविष्य का जीवन सुरक्षित करने में, वरना कितने दिन आज आप जीवित हो, अगले चुनाव आते हैं तो आपकी बेटी भी चुनाव हार कर और पता चले कहीं अमेरिका में सेटल होने की चिंता में लगेगी, तो उसकी राजनीति चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि वो सहयोग करे। तो संभव है कि इस तरीके का कुछ हो रहा हो। इसके अलावा एक और मुलाकात है, खबरें ये है कि पीके के साथ भी प्रियंका वाड्रा की मुलाकात हुई है। पीके जो सब कुछ लुटा चुके हैं अपना बिहार में, बड़े बड़े दावे के सब धराशायी हो गए, आपको लगता है वापस फिर से वो पार्टियों को सलाह मशवरा देने वाली भूमिका में आ जाएंगे और कांग्रेस के साथ कोई डील कर रहे हैं? देखिए, पीके की डील कांग्रेस से थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें बिहार के वोटरों के उस विवेक पर 1% भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो डे वन से हर बिहार के व्यक्ति ने कहा कि ये आ रहा है, ये कांग्रेस और तेजस्वी के लिए वोट काटने के लिए आया है, ये भाजपा के वोट काटने के लिए। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की, उसके बाद जिस तरीके के बयान दिए, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर वो मिले हैं तो उनका गठबंधन पहले भी था, अभी भी है। वो पीके के लिए अब बस उसी खेमे में स्थान है, वो कोई उनसे सलाह नहीं लेने वाला। और वो उनकी सलाह लेने के लिए प्रियंका ही सबसे बढ़िया है, कि प्रियंका को अपने भाई से कम्पीट करना है, अपने भाई को अपनी पार्टी में, राजनीति में पीछे छोड़ना है, जो पिछले संसद के सत्र में उन्होंने कई बारी अटेम्प्ट भी किया है। तो उसमें हो सकता है पीके उनकी सहायता करें। तो यही है। बाकी गठबंधन में कोई, अगर आप सोचते हैं कि उनका कोई अब से कोई गठबंधन हो जाए या बीच में नहीं था, ऐसा नहीं है। वो वोट काटने आए थे, वो असफल रहे और वो वापस उन्हीं के पास गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखिए ना, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसद के बाहर खड़े होकर कौन बयान दे रहा था? प्रियंका वाड्रा। राहुल गांधी तो यहां तक कहते रहे जो प्रियंका ने सदन में कहा वो सुन लीजिए, जब ऐसा उनसे पूछा गया था इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में कि क्यों भाग खड़े हुए, तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका आगे आ रही है, राहुल गांधी पीछे जा रहे हैं, या दोनों के बीच रिफ्ट है, कुछ इस तरह के संकेत तो मिल ही रहे हैं ना। देखिए, ये तो होना है, ये तो अंततः होना है, कांग्रेस की रीत रही है। कांग्रेस में ये पहली बार नहीं हुआ। जब इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी आई थी तो ठीक है, उस समय परिवार में इंदिरा गांधी थी और कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद संजय गांधी, सोनिया गांधी के समय यही हुआ था। फिर उसके बाद सोनिया गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के बीच में यही प्रश्न उठा था। फिर उसके बाद जो है आगे अब इस समय ये दोनों हैं, चश्मो चिराग गांधी परिवार के। और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि राहुल गांधी की अपनी बौद्धिक सीमाएं हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल समझ का भी फेर है। और चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है तो उनकी जय जयकार हो रही है। बहन जी की भी अपनी सीमाएं हैं, बहन जी भी एक बंद बुद्धि थी जो खुल चुकी हैं। हाँ, लेकिन जब उन दोनों की तुलना करो तो समझ में आता है कि बेहतर है। तो अब अंततः तो उनको आना ही है। बाकी तीसरा जो है वो रेहान भाई, आज तक क्या आपने किसी से सुना कि जो रेहान जो है वाड्रा हटाकर, मतलब अपने पिता का नाम हटाकर और किसका नाम डाला, तो दादा का नाम डाला, तो नाना का नाम डाला, तो अब वो रेहान जो है वो गांधी हो जाते हैं। तो अब वो रेहान गांधी एक तीसरे अगले होंगे, उनकी भी एक मिराया बहन जी हैं। तो अभी तो फिलहाल ये देखिए वो उसमें इस पूरे लीनिएज में जो जिस तरीके से जाएगा, अंततः इसको उनको धक्का देकर प्रियंका की गोद में इस राजनीति को जाना है। प्रियंका किसी भी केस में आरोपी नहीं है। प्रियंका का अभी तक उन्होंने अपने को क्लीन चिट मतलब एक रखा हुआ है। तो अंततः सजा तो होगी आगे पीछे, कन्विक्शन तो होगा ही, भले जेल ना जाएं ये जो माँ बेटे की जोड़ी है जो, तो ये जेल भले ना जाए, मतलब जेल जाने को लेकर मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता हूँ, हो सकता है चले जाएं, भगवान चाहे करें चले जाएं। लेकिन कहने का मतलब कि अगर वो जेल नहीं भी जाते हैं, कन्विक्शन होता है, तो उनके लिए आगे राजनीति उनकी खत्म है। तो अगर उनकी राजनीति खत्म होती है तो ये पूरी पार्टी उनके पास ही आएगी, जो बहन जी उस दिन की तलाश में है और उस दिन के इंतजार में है। तो देखते हैं, मतलब वो खींचतान तो है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ईडी के मामले में भले ही बहुत बड़ी राहत बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में एक दिन पहले हुआ, लेकिन वो राहत नहीं है, उससे आफत बढ़ गई है। ईओडब्ल्यू के पास भी केस पहुंचा हुआ है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कोर्ट ने खारिज नहीं किया है ईडी की चार्जशीट को, बल्कि कहा है कि वो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ईओडब्ल्यू जब अपनी चार्जशीट लेकर आएगा इसी मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में, उसके साथ इसको क्लब किया जा सकता है। तो दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन चलिए फिलहाल ये देखते हैं कि एसआईआर को लेकर और क्या कुछ ममता बनर्जी बोलती हैं पश्चिम बंगाल में,
और उत्तर प्रदेश में भी वो जो 4 करोड़ वोट कटे हैं उनको कैसे जोड़ा जाएगा, कौन लोग हैं जिनके 4 करोड़ कटे नहीं है, 4 करोड़ फार्म वापस नहीं आए थे। तो 4 करोड़ जो वापस नहीं आए, बिल्कुल, क्योंकि 4 करोड़ वोट कटे हैं, इसका रोना रो रहे थे अखिलेश यादव। तो उनको भी समझना चाहिए था कि 4 करोड़ वोट कटे नहीं है, बल्कि 4 करोड़ फॉर्म जो गए थे भरने के लिए वो वापस क्यों नहीं आए। योगी जी इस बात की चिंता कर रहे थे और इसलिए वो कह रहे थे कि वो फॉर्म जो है उनको फिल करवाकर SIR के लिए प्रक्रिया में डाला जाए, इस बात की तरफ वो इशारा कर रहे थे। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।